नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। जिला अस्पताल में लगी डायलिसिस मशीन कंपनी को 24 घंटे के अंदर मरम्मत के निर्देश, वरना होगी एफआईआर। औपचारिकता में सिमटी कबड्डी प्रतियोगिता, ग्रामीण स्तर के खिलाड़ियों को नहीं मिला चयन का मौका। जिला प्रशासन राजस्व बढ़ाने चलाएगा नजूल और डायवर्सन वसूली विशेष अभियान। पैंथर और चीतल शिकार के आरोप में 3 साल की कारावास। मोटरसाइकिल चोरी के आरोपी को 1 साल का कारावास। वारासिवनी जनपद पंचायत के रजगांव के 7 पंचों ने दिया इस्तीफा, पंचायत नहीं बनाने पर जताया विरोध। वारासिवनी के चंदेरी वार्ड के निवासियों की मांग पर एसडीएम ने किया तत्काल गौशाला का निरीक्षण, त्वरित कार्यवाही के दिए निर्देश। और जिले भर में धूमधाम से मनाई गई कृष्ण जन्माष्टमी, जगह जगह फोड़ी गई दही हांडी, देर रात तक होते रहा कृष्ण की प्रतिमा का विसर्जन। और अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश शासन ने राजस्व बढ़ाने के लिए राजस्व विभाग को निर्देशित कर दिया है, जिस पर कलेक्टर दीपक आर्य ने नजूल एवं डायवर्जन की बकाया राशि की वसूली के लिए विशेष अभियान शुरू करने के लिए एसडीएम केसी बोपचे ने तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं राजस्व निरीक्षकों का दल बना दिया है। नागरिकों से कह दिया गया है कि नजूल एवं डायवर्जन की बकाया राशि शीघ्र जमा करें। राशि जमा नहीं करने पर उनकी चल अचल संपत्ति की कुर्की की कार्रवाई की जाएगी और नीलामी द्वारा बकाया राशि वसूल कर ली जाएगी। आपको बता दें कि बालाघाट जिले में राजस्व एवं नजूल की 6 करोड़ रुपए से अधिक की राशि बकाया है और इस राशि की वसूली के लिए जिले के सभी तहसीलों में विशेष अभियान प्रारंभ कर दिया गया है। आपके हिसाब से कौन-कौन से क्षेत्र में कम हुआ है वाटर का? ये क्यों नहीं करना चाहिए ना? क्यों बनाया हुआ है? कैसे पता चलेगा? मैं बोला था कि क्यों बनाया? जब आप राहुल की तरह आप मान रहे हो कैसे? काम कैसे करवाओगे? बनाया आपने? क्या वही जंगल का है या आपका? वार्ड है? दिखाइए मुझे दिखाइए। उन्हें बताइए, मुझे बताइए। बालाघाट तहसीलदार रामबाबू देवांगन ने बालाघाट तहसील के नागरिकों से अपील की है कि वे असुविधा से बचने के लिए नजूल एवं डायवर्जन की बकाया राशि शीघ्र जमा करवाएं, वरना उन्हें चल अचल संपत्ति की कुर्की और नीलामी की कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। अभी जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो शासन है वो फाइनेंशियल क्राइसिस के दौर से गुजर रही है और मध्य प्रदेश शासन की तरफ से सभी जगहों पर मैसेज किया गया है कि जो भी बकाया वसूली है उसको कड़ाई से वसूल किया जाए। इसी तारतम्य में कलेक्टर महोदय द्वारा निर्देश दिया गया है कि हमारे यहाँ के जो बड़े बकायेदार नजूल के हैं या डायवर्सन के हैं उनसे वसूली की कार्रवाई की जाए। इसी संबंध में आज अनुभागीय अधिकारी के द्वारा एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें नजूल के पूरे पटवारी आरआई और डायवर्सन के पटवारी आरआई थे और हम सोमवार से एक वृहद अभियान इस संबंध में चलाने जा रहे हैं, जिसमें प्रत्येक वार्ड में, प्रत्येक मोहल्लों पर हमारे जो डायवर्सन और पटवारी आरआई की टीम है वो निकलेगी और जिन व्यक्तियों के ऊपर भी डायवर्सन के बकाया हैं उनको वसूल किया जाएगा। उनको एक अवसर दिया जाएगा कि स्वयं जमा करें, अन्यथा प्रशासन के द्वारा सख्ती से कार्रवाई की जाएगी और जो जिस ज़मीन पर डायवर्सन है उस ज़मीन को कुर्क करके नीलाम किया जाएगा। अभी आज की स्थिति में हमारे जो बालाघाट तहसील है उसमें लगभग 90 लाख रुपए डायवर्सन और इसी तरह से 5 से 6 लाख रुपए नजूल के बकाया हैं और इस पर हम अभियान चलाकर कार्रवाई करने जा रहे हैं। सर, फिर भी इसके बावजूद भी नहीं होता तो क्या कार्रवाई फिर लास्ट में क्या रहेगी? निश्चित रूप से प्रशासनिक तौर पर आज से ये हमारी अपील है कि जो भी डायवर्सन या नजूल के बकायादार हैं वो स्वयं जमा कर दें, अन्यथा जिन भी ज़मीनों पर डायवर्सन की राशि बकाया होगी उसकी कुर्की की जाएगी और कुर्की करके उसको नीलाम किया जाएगा। सर, अगर जिले की बात करें तो जिले में कितना बकाया हुआ है? हाँ, जैसा कि बैठक में नॉलेज में आया था, लगभग 4 से 5 करोड़ रुपए हमारे डायवर्सन के बकाया, डायवर्सन होने वालों के बकाया है और सभी तहसीलों में, सभी अनुभाग में इसी तरह की सख्ती से जो वसूली की कार्रवाई है वो प्रारंभ होने जा रही है। जिला अस्पताल में संचालित डायलिसिस मशीन के बार-बार बंद होने पर कलेक्टर दीपक आर्य ने डायलिसिस मशीन के प्रबंधन देखने वाली कंपनी के खिलाफ एफआईआर के आदेश दे दिए हैं।
कलेक्टर दीपक आर्य ने बताया कि लगातार डायलिसिस मशीन खराब हो रही है, जिस कारण मरीजों को बहुत अधिक परेशानी हो रही है। इसके पहले भी जिला अस्पताल को चेतावनी दी गई थी, लेकिन 2 दिन डायलिसिस मशीन चलने के बाद फिर बंद हो गई, जिसे देखते हुए भोपाल से संचालित होने वाली डायलिसिस मशीन की कंपनी को चेतावनी दी गई है कि अगर 24 घंटे के अंदर मशीन सुधार कार्य नहीं किया गया तो उनके खिलाफ FIR दर्ज करवा दी जाएगी। डायलिसिस मशीन का टेंडर भोपाल स्तर से हुआ है, जो संबंधित कंपनी है उसको मैंने एक बार निर्देशित करने का मशीन कल ठीक करवाई थी, 2 दिन पहले ठीक करवाई थी, 2 दिन मशीन चली, उसका मशीन फिर से ख़राब हुई। आज मैंने उसको स्पष्ट रूप से बता दिया है कि यदि कल तक मशीन ठीक नहीं होती है तो संबंधित के खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। इस संबंध में मैंने एडिशनल SP श्री आकाश भूरिया को निर्देशित कर दिया है कि यदि वह कल तक नहीं ठीक करता है तो आकाश भूरिया ने स्वयं उनसे बात की है, जो ठेकेदार है, ठेकेदार ने उन्हें आश्वस्त किया है कि कल आकर के वो मशीन को अच्छी तरह ठीक करेंगे। इनके अगर नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ एक तो टर्मिनेशन की कार्रवाई की जाएगी, संबंध में भोपाल रिपोर्ट भी कर दी गई है और FIR भी दर्ज कराई जाएगी। बालाघाट रेलवे स्टेशन को बीते कई वर्ष पहले मॉडल स्टेशन का दर्जा मिला, लेकिन अब तक मापदंड के अनुसार सारे निर्माण कार्य पूरे नहीं करवाया जा सका। इसके पीछे बड़ी वजह ब्रॉडगेज के लिए लगातार निर्माण कार्य को बताया जा रहा है। रेल मंडल के द्वारा बालाघाट स्टेशन को मॉडल स्टेशन का दर्जा तो जरूर दे दिया गया, लेकिन मॉडल स्टेशन में मिलने वाली सभी सुविधाएं यात्रियों को उपलब्ध नहीं हो पा रही है, जैसे स्वच्छ पानी, कैंटीन की सुविधा, यात्रियों के बैठने के लिए पर्याप्त सुविधा सहित अन्य सुविधाएं जो यात्रियों की यात्रा से पहले और बाद में उन्हें मिलनी चाहिए, वहां पूरी नहीं हो सकी है, जिस कारण मॉडल स्टेशन का सपना अभी यात्रियों के लिए अधूरा दिखाई दे रहा है। जिस कैटेगरी में हमारा बालाघाट स्टेशन आता है उस कैटेगरी के हिसाब से लगभग सभी मूलभूत सुविधाएं हैं यहाँ पर। कुछ जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 अभी हाल ही जो डेवलप हुआ है उसमें जैसे टी स्टॉल है और एक आध और स्टॉल की व्यवस्था अभी नहीं हो पाई है, उसका प्रोसेस चल रहा है और कुछ आगे मतलब और भी थोड़ा डेवलपमेंट होना था सामने का स्ट्रक्चर में, लेकिन अभी हो नहीं पाया है। किसी भी शहर का आईना उस शहर की सड़कों को कहा जाता है, लेकिन हमारे शहर का आईना इतना अधिक खराब हो चुका है कि उसमें व्यक्ति को दुर्घटना होने का डर बन गया है। नतीजा अब तो जनता भी कहने लगी है कि प्रशासन केवल आश्वासन दे रहा है, सड़क मरम्मत नहीं कर रहा है। पद्मेश न्यूज के द्वारा लगातार हम शहर की सबसे बड़ी समस्या मुख्य सड़क सहित अन्य सड़कों पर पड़े गड्ढों की मरम्मत नहीं होने को प्रकाशित कर रहे हैं। इसके बड़ी वजह गड्ढों से लगातार दुर्घटनाओं को आमंत्रण और हो रही दुर्घटनाओं का है। ऐसे ही कुछ शहर की जनता से हमने जब बात की तो उन्होंने अपने विचार कुछ इस प्रकार रखे। आने जाने वालों को आ रही है और परेशानी ये है कि ये अभी तक के ठीक नहीं हुआ, बरसात भी चल रही है, पब्लिकों को बहुत परेशानी हो रही है, तो इस तरीके से क्यों होना चाहिए? क्या मांग रखते हैं आप शासन प्रशासन से? है कि ये रोड अच्छी बनाया जाए और अच्छे चले, अच्छे आए, अच्छे जाए। इस समस्या में क्या है, स्कूल के बच्चे बार बार गिरे जा रहे हैं, प्रशासन कभी ध्यान दे नहीं रही है और 3-4 दुर्घटना हो चुकी इस गोंदिया रोड पे। बरसात के दिनों में क्या खतरा होता है इन गड्ढों से? बच्चे बहुत बार बार गिर रहे हैं गड्ढे पे, फिर भी प्रशासन कभी ध्यान नहीं दे रही कभी। कोसमी निवासी संदेश नकपुरे बताते हैं कि सरेका बाईपास में गड्ढों की वजह से कई बार गाड़ियां फंस जाती है, जिस कारण जाम की स्थिति बनी रहती है। बहुत समस्या है। जो सरेका रेलवे क्रॉसिंग के पहले जो बाईपास जो अपन करते हैं वहाँ पे इतना गड्ढा है कि आने जाने में कभी गाड़ी फंस जाती है, कभी गाड़ी फंस जाती है, कई वाहन भारी वाहन जो है जो निकलते हैं वहाँ से तो वो फंस जाते हैं, तो उससे यातायात प्रभावित होता है, जाम हो जाता है, जाम होने की स्थिति आ जाती है वहाँ पे। क्या चाहते हैं आप शासन प्रशासन से? शासन प्रशासन ये चाहते हैं कि गड्ढे जल्द से जल्द भरा जाए, तो आने वाले समय में ये गड्ढे बहुत बड़ी समस्या के रूप में हो सकता है, जानलेवा भी हो सकता है गड्ढा। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष श्याम पंजवानी स्वयं बताते हैं कि सरकार उनकी है, लेकिन सड़क का निर्माण पूर्व सरकार के द्वारा किया गया है और उनके द्वारा बीते दिनों ही जिला प्रशासन को सड़क की मरम्मत करवाई जाने के लिए पत्र व्यवहार किया गया है। वे बताते हैं कि शहर में गौरव पथ का निर्माण कार्य करवाया गया है, जो बेहद घटिया निर्माण है, इस पर अब चलना मुश्किल हो गया है। देखिए, जिस प्रकार से नगर पालिका प्रशासन है आज पूरे 5 साल लगभग खत्म होने को आ रहे हैं और ये गड्ढे का जो तकलीफ है, हर साल की यही व्यवस्था है, यही तकलीफें वाली स्थिति बनती है। हर बार नगर पालिका को माध्यम से यहाँ पर कुछ काम होता है, पेज टाइप का काम होता है, फिर वैसे का वैसे उखड़ के आ जाता है। यथा स्थिति पूरे शहर के अंदर है। वो जो गोबर पथ का निर्माण किया गया है, अभी 1 साल पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, गोबर पथ पूरी तरीके से कंप्लीट भी नहीं हुआ है। गोबर पथ का मतलब समझ रहे हैं ना, जिन्होंने एक बहुत बड़े शान के तरीके से नाम रखा हुआ था गौरव पथ, उस गौरव पथ को हम लोग गोबर पथ का नाम दिए हुए हैं। पूरे शहर की स्थिति है और उस गोबर पथ में 1 साल के अंदर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। नगर पालिका प्रशासन द्वारा किसी भी प्रकार से कोई काम नहीं किया जाता है। आम जनमानस बड़ा त्रस्त है इस तकलीफ के कारण।
हाँ, हालांकि चूँकि शासन प्रशासन हमारा हुआ है और आज हमने कलेक्टर साहब से कल बात हुई थी, कलेक्टर साहब ने बहुत जल्दी निर्णय लेते हुए तुरंत यहाँ के CMO साहब और PWD को उन्होंने निर्देशित किया है कि बहुत जल्द काम किया जाए, बहुत जल्द काम किया जाएगा। निश्चित तौर पर यह काम गवर्नमेंट हमारी जो सरकार है उसके माध्यम से किया जाएगा, क्योंकि नगरपालिका प्रशासन इस पर किसी भी प्रकार से ध्यान नहीं दे रही है। मध्य प्रदेश सरकार की अति महत्वपूर्ण योजना स्वाभिमान योजना एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है। इस बार भी सुर्खियों में आने की वजह समय पर छात्रवृत्ति का वितरण नहीं होना है। जानकार भी मानते हैं कि बजट के अभाव में छात्रवृत्ति वितरण नियमित नहीं हो पा रही। युवा स्वाभिमान योजना का लाभ लेने के लिए नगरीय क्षेत्र के युवक युवतियों के द्वारा ऑनलाइन फॉर्म जमा करना पड़ता है, जिसमें युवा स्वाभिमान योजना का लाभ लेने के लिए प्रमाण पत्र, अनुसूची की छायाप्रति संलग्न होती है। कुछ दिनों बाद नगरपालिका के द्वारा योजना के तहत प्रशिक्षण के साथ साथ छात्रवृत्ति भी दी जाती है, जिससे बेरोजगारी भत्ता के रूप में प्रशिक्षण अवधि का भत्ता समझे और नियमित रूप से रोजगारमुखी प्रशिक्षण प्राप्त कर सके। लेकिन शासन की योजना में बड़ी भूमिका निभा रहा है, इसलिए समय पर छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रही है। मध्य प्रदेश सरकार की युवा स्वाभिमान योजना में अभी जो वर्तमान तक के मेरे पास पोर्टल पर रिकॉर्ड है, उसमें 450 लोगों ने इसमें पंजीयन दर्ज किया, जिसमें से 379 पंजीयन जो है वो पोर्टल ने एक्सेप्ट किया, मतलब वो ऑनबोर्डिंग हो गए। 61 रिजेक्ट हुए हैं जो विभिन्न वजहों से हुए हैं, ग्रामीण क्षेत्र का रहा या उसके जो भी पेपर्स इनकम्प्लीट हैं, जिसमें से जो ट्रेनिंग सेंटर के हिसाब से 164 लोग ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हैं, 80 की ट्रेनिंग पूरी हो गई है और 160 की हमने स्टाइफंड जो शासन की योजना है 100 दिन का रोजगार जी, वो उनको हमने 160 लोगों को स्टाइफंड दे दी। सर किस प्रकार का प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं इसमें? ये ऑनबोर्ड इनका जो होता है, ये ट्रेड खुद ही चयन करते हैं, पोर्टल में सुविधा है कि ये किस क्षेत्र में अपना काम करना चाहते हैं। 4 घंटे ये ट्रेनिंग वहाँ अलग लेते हैं, जिसमें नोडल एजेंसी ITI है, और 4 घंटे हमारे यहाँ काम करते हैं अलग अलग तरीके से जी। सर इसकी प्रक्रिया क्या होती है अगर किसी युवा को इसमें रजिस्टर कराना है? नहीं, ये पोर्टल है ना, युवा स्वाभिमान पोर्टल है, उसमें जाके अपना ऑनलाइन ऑनबोर्डिंग के लिए वो दर्ज कर सकता है, और अगर वो पात्रता रखता है तो वो सिलेक्ट हो जाएगा तो फिर उसकी प्रक्रिया में जाएगा। सर अभी तक कितना स्टाइपेंड दे चुकी है नगर पालिका? बताया मैं आपको, 160 लोगों को हमने स्टाइपेंड दे दिया। उसमें केंद्र मध्य प्रदेश सरकार का कितना % रहता है और नगर पालिका का? 90% मध्य प्रदेश सरकार का रहता है, 10% जो है नगर पालिका। शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने के लिए शिक्षा विभाग के द्वारा कारगर कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में शासन के निर्देशों के तहत तमाम जन शिक्षा केंद्रों को आदेशित किया गया है कि वहां अपने केंद्र के शासकीय स्कूलों की मॉनिटरिंग करें। इस आदेश के पालन के तहत आज BRC नरेंद्र राणा की टीम के द्वारा हट्टा क्षेत्र के अंतर्गत करीब 3 स्कूलों की मॉनिटरिंग की गई और संबंधित स्कूलों के प्रधान पाठकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बालाघाट विकासखंड की शालाओं की मॉनिटरिंग जो है नियमित रूटीन है, और जिसके तहत हम मॉनिटरिंग में जो आए हैं, और जिसके तहत स्कूल की जो भी समस्या है, शिक्षा की समस्या है या दक्षता संबंधी वर्कबुक की समस्या है, ये सब समस्त समस्याओं का अवलोकन किया जा रहा है, और जो भी समस्या होगी शिक्षक की या छात्र की उसका निराकरण किया जाएगा। उसी के तारतम्य में मॉनिटरिंग की जाती है। वैसे मॉनिटरिंग हमारे BSc हमारे जन शिक्षक भी निरंतर कर रहे हैं और समस्या का समाधान भी किया जा रहा है। और आज मेरे द्वारा भी जो है मॉनिटरिंग की गई, जिसमें अभी तक हमने 3 संस्थाओं की मॉनिटरिंग की है, और वहाँ हमने देखा है कि बच्चों का वर्कबुक पे काम कराया जा रहा है, बच्चों की दक्षता भी संतोषजनक पाई गई और शिक्षक जो हैं पूरे उपस्थित वहाँ पर पाए गए हैं। शासन के निर्देशों के तहत गरीब तबके के लोगों को उपचार की बेहतर सुविधा प्रदान करने के अहम मकसद को लेकर आयुष्मान भारत योजना के तहत जिला अस्पताल में भर्ती मरीजों के गोल्डन कार्ड बनवाए जा रहे हैं, लेकिन सर्वर की वजह से यह काम रफ्तार नहीं पकड़ पा रहा है, जिसके कारण आयुष्मान मित्रों को गोल्डन कार्ड बनाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं इस वजह से हितग्राही भी काफी परेशान है। इस समस्या को लेकर अब तक प्रशासन के स्तर पर कारगर कदम नहीं उठाया। सर्वर की समस्या पिछले 1 माह से लगातार बनी हुई है, जिस कारण गोल्डन कार्ड बनाने का कार्य प्रभावित हो रहा है। हाँ, ये तो सर्वर की प्रॉब्लम है। कभी क्या सर्वर डाउन रहने के कारण कि OTP नहीं आ पाते या कई बार सर्च नहीं हो पाता, इससे काफ़ी असुविधाएँ होती है। अच्छा, ये कब से है? ये लगभग अभी तो हम लोग के पास 15-20 दिन करीब हुआ। 15 दिन।
तो इस समस्या के कारण क्या आपके वर्क में असुविधा होती है? किस प्रकार की असुविधा होती है? खैर प्रॉब्लम तो होती है, बट ये है कि हमको अपने हिसाब से थोड़ा उस असुविधा को देखते हुए काम करना पड़ रहा है। अच्छा, ये जो कार्ड बनाए जाते हैं, अभी कहाँ के कार्ड बन रहे हैं आप? अभी सिर्फ भर्ती मरीजों के। भर्ती मरीजों तो सर अभी हम प्रोसेस चालू है बनने के लिए। कब दिए थे बनने के लिए? आज ही सर। आज ही दिए। तो इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स कम है क्या? यस सर, वो राशन कार्ड और दिन कार्ड। अच्छा, समग्र ID दिए थे आप? यस सर, पूरे आधार कार्ड, समग्र ID, वोटर ID, बाकी सभी कार्ड दिए। तो अभी आप यहाँ पहुँचे तो आपको क्या निर्देश दिए गए हैं? यस सर। आज आप यहाँ पर पहुँचे हैं आयुष्मान कक्ष में, तो क्या निर्देश दिए गए हैं? कि आयुष्मान कार्ड लेकर आओ। तो आयुष्मान कार्ड अभी आपका बना नहीं है? लालबर्रा में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व के मौके पर भगवान श्री कृष्ण की वेशभूषा में नन्हे बाल गोपालों व गोपियों ने प्रदर्शन किया, तो ऐसा प्रतीत हुआ जैसे सभी किसी देवनगरी में पहुंच गए हो। यह नज़ारा मुख्यालय स्थित बजरंग मंदिर में 23 अगस्त को रात्रि 9 बजे देखने को मिला। बजरंग मंदिर समिति के द्वारा प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व के पावन अवसर पर बाल रूप श्री कृष्ण फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इस प्रतियोगिता में रानी अग्रवाल प्रथम, कृतिका जोशी द्वितीय और पार्थ खंडेलवाल तृतीय स्थान पर रहे। प्रतियोगिता में निर्णायक की भूमिका गिरीश तिवारी व सत्यम शर्मा ने निभाई। मंदिर समिति संरक्षक ज्ञानचंद शर्मा बताते हैं कि प्रतियोगिता में विजेता बच्चों को पुरस्कार प्रदान किए गए। साथ ही शेष समस्त बच्चे सूर्यांश बघेल, शिवम अग्रवाल, स्तुति अग्रवाल व कृष्णा शर्मा को सांत्वना पुरस्कार दिया गया, जिसके पश्चात रात्रि 10:30 बजे से संगीतमय सुमधुर आवाज में श्री कृष्ण भजनों की प्रस्तुति दी गई, जिसके बाद रात्रि 12 बजे पूजन व आरती कर श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया। इसी कड़ी में समिति के सदस्यों के द्वारा पुराने राम मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की गई। बहुत धूमधाम से कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मंदिर के तत्वावधान में मनाया गया। इसके चलते आज प्रथम तो 8 बजे से बाल रूप कृष्ण फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन हुआ, जिसमें बहुत से बच्चों ने हिस्सा लिया और तदुपरांत कोमल शर्मा की भजन मंडली ने आज भजन में हिस्सा लिया। तदुपरांत भगवान जन्म और भगवान जन्म के बाद प्रसादी वितरण। प्रत्येक वर्ष हम लोग का ये प्रयास रहता है कि हर वर्ष और जोर शोर से कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाए। देखिए अगली बार एक प्रस्ताव आया है कि गोपी भाव नृत्य किया जाएगा। देखिए कितना सफल हो पाता है वो कार्यक्रम। मध्य प्रदेश शासन शिक्षा विभाग के द्वारा 9वीं कक्षा में प्रवेश लेने वाले छात्रों की दक्षता के लिए बेसलाइन टेस्ट का आयोजन किया गया, जिसमें 70% छात्र फेल हो गए। इसके बाद विभाग ने 8वीं तक पढ़ाने वाले सैकड़ों शिक्षकों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। शिक्षा विभाग की योजना के अनुसार 10वीं में अच्छा रिजल्ट बनाना बड़ी चुनौती बनती जा रहा है। इस बात की लगातार शिकायतें आती हैं कि 8वीं तक पढ़ाई अच्छे से नहीं होती। 9वीं में पढ़ने वाले छात्रों को हिंदी के पाठ और गणित का सवाल हल करते नहीं आता। इस बात को पुख्ता करने के लिए शिक्षा विभाग के द्वारा 8वीं पास कर 9वीं में पहुंचने वाले छात्रों का टेस्ट लिया गया, जिसमें इस बात का खुलासा हो गया कि सच में 8वीं तक के छात्रों को बमुश्किल जोड़ना घटाना हिंदी का पाठ पढ़ते नहीं आता। इसे देखते हुए माध्यमिक शाला के शिक्षकों को मध्य प्रदेश सरकार ने नोटिस जारी किया है कि आपने 8वीं तक कैसी पढ़ाई कराई है, यह छात्र कैसे पास हो गए, 9वीं में कैसे पहुंच गए, जिन्हें 8वीं तक की किताब पढ़ते नहीं आती, अंग्रेजी तो कोसों दूर की बात है। दूरभाष पर हुई चर्चा के दौरान जिला शिक्षा अधिकारी R.K. लटारे बताते हैं कि जुलाई माह में 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों का बेसलाइन टेस्ट दिया गया था, जिसमें 8वीं की शिक्षा की जानकारी ली गई थी। वरिष्ठ स्तर से इस विषय पर कई शिक्षकों को नोटिस जारी किए गए हैं, जिनके स्कूल के छात्रों को 8वीं तक की शिक्षा का ज्ञान नहीं है। वन्य प्राणी पैंथर और चीतल के शिकार के आरोप में एक व्यक्ति को 3 साल की सजा और 10,000 रुपए का अर्थदंड दिया गया है। बैयर के न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी मधुसूदन जंघेल ने पैंथर और चीतल के शिकार के आरोपी राजेंद्र बंजारा, थाना उपजर, तहसील बैयर को 3 साल की सजा सुनाई है और 10,000 रुपए का अर्थदंड किया है। जानकारी के अनुसार आरोपी 13 सितंबर 2002 को उकवा मार्ग कक्ष क्रमांक 300 के पास हाथ में थैला और पॉलीथीन लिपटे 2 चमड़े पैंथर और चीतल को बेचने जा रहा था। इसी दौरान कान्हा राष्ट्रीय पार्क वन परिक्षेत्र अधिकारी भैया और मुक्की उड़न दस्ता टीम ने गिरफ्तार कर कड़ाई से पूछताछ की।
जिसमें उसने अन्य दोनों वन्य प्राणियों का शिकार कर बेचने की बात कही, लेकिन जिसे बेचने की बात कही उनके निवास स्थान और सारी जानकारी गलत बताई। इस आधार पर न्यायालय ने राजेंद्र को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। मोटरसाइकिल चोरी के आरोप में आरोपी को 1 वर्ष का कारावास की सजा सुनाई गई है। सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अखिल कुमार कुशराम ने बताया कि 19 जनवरी 2019 को कटंगी निवासी प्रदीप कुमार अग्रवाल शाम 5 बजे पुराना राम मंदिर के सामने स्थानक भवन गए थे, जहां पर उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल MP50 MP1092 खड़ी कर दी। भवन के पास आकर देखा तो मोटरसाइकिल अज्ञात व्यक्ति के द्वारा चोरी कर ली गई थी, जिसकी रिपोर्ट उनके द्वारा कटंगी थाने में दर्ज कराई गई। मामले की जांच शुरू की गई और पूछताछ की गई। इस दौरान आरोपी मुकेश के द्वारा अपराध कबूल कर लिया गया, जिस पर कटंगी के न्यायाधीश दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कटंगी देवव्रत सिंह के द्वारा आरोपी मुकेश को 1 वर्ष का कठोर कारावास की सजा से दंडित किया गया है। वारासिवनी स्थित बचपन प्ले स्कूल में प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी 24 अगस्त को श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया गया। यह कार्यक्रम स्कूल प्राचार्य अमिता पारधी की अध्यक्षता और शिक्षक शिक्षिकाओं की मौजूदगी में प्रारंभ हुआ। दही हांडी फोड़कर भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया गया, जिसके बाद स्कूल में नन्हे मुन्ने बच्चों ने फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता की, जिसमें बच्चों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण, बलराम, रुक्मिणी, राधा के जीवन की झांकियों के साथ अपनी प्रस्तुति दी, जो आकर्षण का केंद्र रही। चर्चा में अमिता पारधी ने बताया कि प्रति वर्ष अनुसार इस वर्ष भी भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी स्कूल में मनाई गई, जिसमें बच्चों के साथ दही हांडी फोड़ी गई। साथ ही बच्चों को बाल रूप में तैयार किया गया, जिसमें भगवान श्री कृष्ण और राधा के रूप में बच्चे नजर आ रहे हैं। श्रीमती पारधी ने बताया कि ड्रेस कंपटीशन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें बच्चों को भगवान श्री कृष्ण का जन्म कैसे हुआ, पृथ्वी पर जन्म लेकर कौन कौन सी लीलाएं उन्होंने रची, उसके बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इस अवसर पर शिक्षक शिक्षिका एवं छात्र छात्राएं मौजूद रहे। बाइट अमिता पारधी प्राचार्य। आज हमारे छोटे मोटे नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा कृष्ण जन्माष्टमी का एक छोटा सा फंक्शन हमने स्कूल में किया है। इसमें हमारी गर्ल्स हैं वो राधा बन के आई हैं, रुक्मिणी बन के आई हैं, और बॉयज़ हैं वो छोटे छोटे कन्हैया बन के आए हैं, जिनमें एक बहुत सुंदर झांकी हमारे स्कूल में प्रस्तुत की गई कृष्ण और राधा की। इसके साथ में हम लोगों ने आज मटकी फोड़ का कार्यक्रम भी स्कूल में किया है। वारासिवनी जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत आलेझरी स्थित राजस्व ग्राम रजगांव के पंचों ने ग्रामीणों के साथ जनपद पंचायत कार्यालय वारासिवनी पहुंचकर सीईओ संजीव गोस्वामी को अपना इस्तीफा सौंपकर प्रशासन के विरुद्ध अपना आक्रोश जताया है। ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम रजेगांव परिसीमन में अलग पंचायत बनाने की सभी शर्तों को पूरा करता था, जिसको देखते हुए शासन द्वारा अपनी प्रथम परिसीमन सूची में ग्राम रजेगांव को भी अलग पंचायत बनाने की बात कहते हुए प्रकाशित की गई थी, जिसके बाद कलेक्टर कार्यालय से 22 अगस्त को परिसीमन की अंतिम सूची जारी की गई, जिसमें रजेगांव को अलग पंचायत न बनाते हुए यथावत रख दिया गया। हमको आपत्ति है भैया। किस संबंध में? पंचायत अलग होना चाहिए। कौन सी? आलेझरी और रजेगांव। रजेगांव अलग होना चाहिए। अलग होना चाहिए। मगर वो तो अपने नहीं की गई है, तो अभी अपने वर्तमान में क्या किया जा रहा है आपके द्वारा? हम इस्तीफा दिए। इस्तीफा दे दिए? दे दिए। किस किस को सौंपे इस्तीफा? ग्राम पंचायत सचिव ओमकार साहू, ये ओमकार साहू को, और जनपद में भी सौंपे हो? जी सर। ग्रामीण जनों में भारी आक्रोश व्याप्त है। ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम रजेगांव में सभी ग्रामीणों ने बैठक आयोजित कर निर्णय लिए हैं कि जब तक ग्राम रजेगांव को ग्राम पंचायत का दर्जा नहीं मिल जाता है, तब तक सारे चुनाव का ग्रामवासी बहिष्कार करेंगे। और हमारे गांव में पंचों की संख्या 7 है, जो सामूहिक रूप से अपना अपना इस्तीफा पंचायत सचिव और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को सौंपेंगे और उक्त प्रकरण को लेकर हाई कोर्ट में अपील करेंगे। हम चाहते हैं कि हमारी पंचायत अलग हो। इस विषय में कुछ किया था आपने? क्या जी हाँ। क्या कार्रवाई करवाए थे? कार्रवाई मतलब जनसंख्या तो अपने वहाँ पूरी है, 1010 होने के बावजूद भी सरपंच साहब द्वारा लगाए गए आरोप प्रत्यारोप जो भी है, उसमें कहना चाहिए उनने
अपनी पंचायत को रोकने का प्रयास किया। क्या क्या लगता है क्यों प्रयास किया जा रहा है उनके द्वारा? वही समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों किए। वो जनसंख्या को मतलब पब्लिक को ऐसा क्यों नहीं समझते कि वो हमारी पब्लिक, उनका क्या है उसका करना चाहिए लाभ। अब क्या कर रहे हैं आप? हाँ, हम तो कार्रवाई कर रहे हैं। क्या कार्रवाई? पंचायत अलग करना है। ग्रामीणों ने बताया कि पंचायत का दर्जा नहीं दिया जा रहा है। इसके विरोध में 24 अगस्त को रजेगांव ग्राम के 7 पंच, जिनमें वार्ड नंबर 14 से श्रीमती हिरवंती बाई, पति सेवक राम सरोते, वार्ड नंबर 15 से शांतिलाल, पिता सूरजलाल गहगए, वार्ड नंबर 16 से लक्ष्मी प्रसाद, पिता स्वर्गीय मेहतर दसरे, वार्ड नंबर 17 से श्रीमती शशिकला, पति तिलक खैरवार, वार्ड नंबर 18 से श्रीमती रीता, पति फूलचंद मानेश्वर, वार्ड नंबर 19 से शीलाबाई, पति भीमराज गजभिये, वार्ड नंबर 20 से श्रीमती जानकाबाई, पति ढोलूराम कुमले ने अपना पंच पद से इस्तीफा जनपद सीईओ को सौंपा। ग्राम पंचायत आलेझरी के ग्राम रजेगांव के निवासी थे और इनमें कुछ ग्राम पंचायत के पंच लोग भी हैं जिन्होंने अपना इस्तीफा प्रस्तुत किया है पंचायत के समक्ष, और उसकी एक प्रतिलिपि मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत के लिए प्रस्तुत की गई है। ग्रामीण जनों का और उन पंच लोगों का कहना है कि प्रारंभिक प्रकाशन पंचायत के प्रारंभिक प्रकाशन में उनकी पंचायत से उनके गांव रजे गांव को अलग करके नवीन पंचायत गठित करने का प्रकाशन हुआ था, लेकिन अंतिम प्रकाशन में रजे गांव को पंचायत नहीं बनाया गया है और वो मूल पंचायत आलेझरी के ही उसको मर्ज कर दिया गया और आलेझरी में ही उसका प्रकाशन हुआ है उनके ग्राम रजे गांव। तो सर, जो इस्तीफा सौंपा है इस पर आपके द्वारा क्या किया जाएगा? इस्तीफा पंचों के द्वारा जो इस्तीफा सौंपा गया है वो उन्होंने ग्राम पंचायत के सचिव को भी दे दिया है और हमें उन्होंने सूचना प्रेषित किया है, जिसकी सूचना हम वरिष्ठ अधिकारियों तक भिजवा। वारासिवनी के वार्ड नंबर 8 चंदोरी के वार्डवासी 24 अगस्त को वारासिवनी नगर पालिका पहुंचकर नगर पालिका अध्यक्ष विवेक पटेल को ज्ञापन सौंपा, जिसके बाद नगर पालिका अध्यक्ष श्री पटेल के साथ रैली के माध्यम से तहसील कार्यालय वारासिवनी में पहुंचे, जहां एसडीएम संदीप सिंह को 5 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपकर गौशाला समिति के द्वारा वार्ड नंबर 8 चंदोरी में किए जा रहे अनाधिकृत कार्यों को रोकने की मांग की गई। चंदोरी में गौशाला है, जिसमें पहले सरकार द्वारा 2 एकड़ बीच जमीन का आवंटित की गई थी। ये बहुत पुरानी 20-25 साल पहले गौशाला ने पिछले वर्षों में कम से कम ज़्यादा 8 एकड़ में कब्जा कर जहाँ उन्हें अपने अंधे बच्चों का स्कूल बनाई, ITI बनाई है, वहाँ कोई रहता है। हमको न गौशाला से कोई आपत्ति नहीं, गौशाला हर प्रतिदिन कुछ न कुछ आगे का करते रहते। अभी तुरंत में एक छोटा सा प्लाट है जिसमें बच्चे लोग खेलते कूदते, वहाँ पे लोग गाय रखते, अब उस पर अतिक्रमण कर रहा है। हमारा कहने कि आप जिस जगह जहाँ तक आपने रखे उसको वहाँ पे रहिए, तो थोड़ी बहुत जमीन बची जहाँ पे बच्चे लोग के लिए हो सकता है स्टेडियम बन जाए, खेल के मैदान बन जाए, या नगर पालिका कॉम्प्लेक्स बन जाए तो लोग रोजगार कर ले। गौशाला समिति के द्वारा अनाधिकृत रूप से कई कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें विगत कई वर्षों पूर्व गौशाला समिति को जमीन दी थी, जिसके बाद गौशाला समिति द्वारा कई वर्षों से नगर पालिका की अधिकृत भूमि पर बिना अनुमति के विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्य कर रही है, जिससे वार्ड की भूमि समाप्त होती जा रही है। जो गौशाला में अतिक्रमण हो रहा था, अतिक्रमण के तहत इसके पहले भी अतिक्रमण बहुत सारा हुआ, जो मतलब आवेदन देना है, कार्रवाई जो होना हुई। पर अभी क्या है, बरसात के समय जैसे बरसात आती है वैसे ही मतलब जैसे जानवर मरते ही रहते हैं। बरसात में बहुत सारे जानवर बीमार होते हैं, तो उनको उठा के नदी किनारे फेंक दिया जाता है। रोज़ कम से कम 2-4 जानवर मरते रहते हैं। कोई समस्या है कि मतलब उसकी बदबू आती है, बीमारियाँ होती है। गौशाला के चक्कर में कुत्ते बहुत सारे हो गए गाँव में। गर्मी में तो जब मतलब सारे कुत्ते कोई बकरी को खाता है, गाँव की कम से कम 25 से 30 बकरी हर साल खा रहे हैं उस चक्कर में, 25 से 30 से 50 बकरी। और क्या उससे गंदगी हो रही है, जैसे गौशाला के जो मूत्र का पानी है, मूत्र का जो सामने मतलब ग्राउंड में जहाँ कब्जा चल रहा था, वहाँ का मूत्र का पानी सीधे जाता है तालाब में। तालाब में जाने के बाद तालाब में गंदगी हो रही है। तालाब के हमारे गाँव के लोग इससे पहले से तालाब में कपड़े धोते हैं। अतिक्रमण भी लोगों के द्वारा किए गए हैं और गौशाला का खराब पानी भी बहते हुए वार्ड में स्थित तालाब में जा रहा है, जिससे पूरा पानी प्रदूषित हो रहा है। चंदोरी के समस्त निवासी आने का 100% लोग आए हैं और पूरे चंदोरी जो कि वार्ड नंबर 8 में आता है, सभी की इच्छा है कि इनके चंदोरी में जो गौशाला बनी है उसको शासन ने तत्कालीन समय में 2 एकड़ जमीन प्रदान की थी। समय के साथ साथ वो आगे बढ़ते गए और आज करीब 10 एकड़ जमीन के पास आए। उन्होंने वहाँ विकलांग स्कूल बनाया, उन्होंने वहाँ ITI बनाई, कोई दिक्कत नहीं है। और सामने एक मैदान हुआ करता था, पूरी शासकीय जमीन ले चुके,
एक मैदान था, उसकी इच्छा है गवासी हुई कि हमारे बच्चे वहाँ खेलें, वहाँ एक खेल मैदान हो, वहाँ एक मिनी गार्डन हो, और या तो कॉम्प्लेक्स बनाए नगर पालिका, जिससे कि हमारे शहर के गाँव के युवाओं को रोजगार मिले। उसमें कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है गौशाला द्वारा। तो इनका कहना है गवासियों का कि भैया वो कब्जा ना हो। इसके बारे काफ़ी कब्जा हो चुका है, ना तो वहाँ दत्त स्कूल चालू है, ना वहाँ ITI चालू है, क्योंकि वो जगह। अध्यक्ष जी आए थे और ग्रामवासी भी आए थे। उन्होंने 5 मांगें अपनी ज्ञापन में दी, जिसमें से कि उनका जो मुख्यतः वो एक शिकायत कर रहे हैं कि जो भूमि नगर पालिका की अधिकृत भूमि है उसमें गौशाला समिति द्वारा अवैध निर्माण कराया जा रहा है। दूसरा कि जो खराब पानी है उस अतिक्रमण क्षेत्र में जिसे जो निर्माण कार्य हो रहा है, वो जो पानी है वो तालाब में जा रहा है, जिससे तालाब प्रदूषित हो रहा है। तीसरी इनकी है कि गौशाला जो समिति है वहाँ पे जो मृत पशु हैं वो नदी के किनारे ही इनके द्वारा फेंक दिए जाते हैं, जिससे कि वहाँ के जो आम जन नागरिक हैं, ग्रामीण हैं, वो परेशान हो रहे हैं। वहीं पे आसपास नवोदय विद्यालय भी है, जिससे बच्चे भी छात्र। लालबर्रा मुख्यालय के समीप ग्राम अमोली में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व के पावन अवसर पर नवयुवक कृष्णा उत्सव समिति के द्वारा निरंतर 9वें वर्ष में प्रवेश करते हुए ग्राम के गाय खेलन वार्ड में 23 अगस्त को रात्रि 8 बजे भगवान कृष्ण की प्रतिमा स्थापित कर पूजन अर्चन किया गया। इसके बाद रात में भगवान श्री कृष्ण के भक्ति गीतों पर भक्तगणों ने 24 अगस्त को शाम 5:30 बजे गोविंदाओं की टोली ने ग्राम में 2 स्थानों पर लगाई गई मटकियों को फोड़कर पुरस्कार प्राप्त किया। इस अवसर पर गोविंदाओं की टोली द्वारा डीजे की धुन पर कृष्ण भक्ति के गीतों पर जमकर नाचते थिरकते हुए बांधी गई मटकी को फोड़ा गया, जिसमें ग्रामीणों द्वारा गोविंदाओं की टोली पर मटकी फोड़ने के दौरान पानी की बौछार की गई, जिससे मटकी फोड़ने के प्रयास के दौरान युवा फिसलते रहे, लेकिन युवाओं ने उत्साह के साथ श्री कृष्ण के जयकारे लगाते हुए मटकी फोड़ने में सफलता प्राप्त की। वारासिवनी के वार्ड नंबर 8 स्थित वार्ड वासियों के द्वारा शनिवार को एसडीएम संदीप सिंह को 5 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया था, जिस पर त्वरित कार्यवाही करते हुए एसडीएम वार्ड नंबर 8 चदौरी स्थित गौशाला पहुंचकर वार्ड वासियों के मांग अनुरूप गौशाला का निरीक्षण किया, जिसमें जारी निर्माण कार्य को रोककर गौशाला द्वारा जितनी भूमि में कब्जा किया गया है उक्त भूमि के दस्तावेज दिखाने के लिए निर्देशित किया गया है। साथ ही गौशाला का खराब पानी को तालाब में न छोड़कर अपनी व्यवस्था करने और मृत पशुओं के लिए अन्य सुनसान स्थान का चयन करने के लिए निर्देशित किया गया। तो जाता था ना, यहाँ से दूध जाता, गोबर जाता। सबसे ज़्यादा दिक्कत हमारे साथ ये आ रही है कि बारिश में तो जानवरों का जो बोल रहे हैं बदबू वाली बात, वो कई बार होती भी है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। पर अभी ये स्थिति हो रही है कहीं पर भी कोई जानवर मरता है तो लोग ला के वहाँ पर फेंक देते हैं और बदनाम हमारी गौशाला हो जाती है। कई बार ऐसा हो चुका, कोई भैंसी ला के छोड़ के चले जाता है, कोई गैया ला के छोड़ के चले जाता है, और बात यही आती है कि गौशाला के जानवरों से बात चल रही है, जबकि मैंने जेसीबी से गड्ढे खुदवा के पूरे जानवरों को वहाँ गड़वाता हूँ, उसके ऊपर मिट्टी डलवाता हूँ। ठीक है, थोड़ी बहुत बात बदबू नहीं आती, मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूँ, आती है। पर सबसे बड़ी दिक्कत हमारे साथ ये है कि कहीं पर भी कुछ भी हो तो जानवर को ला के वहाँ फेंक देते हैं और चले जाते हैं, और बदनामी हमारे गौशाला की। आप बता रहे हैं कि ये ज्ञापन देने आए थे ग्रामीणवासी, काफ़ी ज़्यादा समस्या है इनके पास, और इन्होंने बताया कि गौशाला की वजह से समस्या हो रही है, जैसे कि जो गाय मर जाती हैं उनको ये पास में फेंक देते हैं, नदी में फेंक देते हैं, जिससे जो पानी है वो प्रदूषित हो रहा है। दूसरी चीज़, स्मेल काफ़ी ज़्यादा फैलती है, ग्रामीणों को उससे समस्या है। और जैसे इनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि उस जो मरे हुए जानवरों को कुत्ते वगैरह खाते रहते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। जो आप बता रहे थे, आपके माध्यम से पता चला कि 2 बच्चों को भी काट दिया था, उन लोगों को बच्चों को देखो
तो ये समस्या है। दूसरी चीज़ ये मैं देखने में आ रहा है कि जो बाउंड्री इन्होंने स्टार्ट की है बनाना, उसकी परमिशन इनके पास अभी है कि नहीं है, वो मैं जांच के लिए दिख रहा हूँ अभी। और बाकी कुछ क्षेत्र ऐसा बताया जा रहा है कि इन्होंने अवैध निर्माण कर रखा है विदाउट परमिशन, और कुछ इन्होंने जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए हैं अलग अलग संस्थाओं के लिए, वो संस्थाएं सुचारू रूप से संचालित नहीं हैं, बंद हैं, लेकिन वो भी ये देखने में आया है कि उनके पास परमिशन है कि नहीं। ये सारी चीज़ें मैं अभी मंगलवार को जन सुनवाई के दिन शहर के पुराने कलेक्ट्रेट परिसर में संचालित आदिवासी विकास विभाग की कन्याशाला की छात्राओं ने अपने प्राचार्य की शिकायत कर दी। इस पर उन्होंने एक छात्रा को स्कूल से 7 दिन के लिए बहिष्कृत कर दिया। पद्मेश न्यूज की टीम जब कन्या परिसर पहुंची तो उन्होंने देखा कि एक छात्रा को स्कूल के बाहर बैठा दिया गया है। उससे पूछने पर उसने कोई जानकारी नहीं दी, लेकिन जब हमने स्कूल के प्राचार्य YR डोंगरे से जानकारी ली तो उन्होंने पूरा घटनाक्रम कुछ इस तरह से बताया। सर, आपने कुछ बच्चियों को सस्पेंड किया, कितनी बच्चियों को सस्पेंड किया है? एक बच्ची को 1 सप्ताह के लिए बहिष्कृत किया क्लास से। क्यों? और ये बच्ची झूठ बोल रही है और विद्यालय की छवि खराब कर रही है। किस तरीके से? जैसे ड्रेस उसको मिल गई है, कापी किताब पूरी मिल गई है, जूते मोजे मिल गए, और लड़कियों को भड़का करके अधीक्षिका के कहने में आकर के, अधीक्षिका के फेवर में भड़का के कलेक्टर कार्यालय ले जा करके गलत बयान बाजी करवा दी। स्टेशनरी नहीं मिली जबकि सब मिल गई, ड्रेस नहीं मिली बोली जब सब मिल गई। इसलिए उससे कारण मांगा गया है कि नहीं मिली है तो ये बताओ, और मिल गई थी तो फिर ऐसे बयान आपने दर्ज क्यों करा। इसके लिए आपको बहिष्कृत किया जाए, 1 सप्ताह के लिए बहिष्कृत करके उससे कारण पूछ लिया गया। सर, क्या नाम है उसका? बच्ची का नाम प्रीति लांजेवार। सर, क्या दूसरी वजह से भी तो उनसे कारण पूछा जा सकता है? बहिष्कृत ही उसका हल है क्या? हाँ, बहिष्कृत मतलब 1 सप्ताह के लिए, उसके बाद वो क्लास में आ जाएगी। कितना नुकसान होगा सर उसका? उसका नुकसान क्या, दूसरी बच्चियों का नुकसान हो रहा है उसमें। सर, ये बहिष्कृत की सूचना आपने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दी है? वरिष्ठ अधिकारी को आज देने साहब को दिए आज देने। आप 3 दिन से उसे क्लास से बाहर बैठा रहे हैं, आप चौथे दिन कह रहे हैं कि मैं अभी सोच रहा नहीं, वो तो लड़की आई नहीं, आज ही आई थी, बस होगा। कल हमें जानकारी कि 3 दिन से आप उसे नहीं, कल तो छुट्टी थी। कल मतलब 2 दिन पहले से? हाँ, 1 ही दिन नहीं है, उस दिन तो आई नहीं थी लड़की। इस पूरे मामले में कलेक्टर दीपक आर्य बताते हैं कि उनके द्वारा प्राचार्य YR डोंगरे के मामले में पहले ही शिकायत मिल चुकी थी। उन्होंने इस जांच के लिए सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग को निर्देशित किया है और जिस छात्रा का प्राचार्य द्वारा निष्कासन किया गया है उसे स्कूल में वापस करवाया जाएगा। प्राचार्य श्री डोंगरे का ये मामला है। महिला जो कन्या शिक्षा परिसर है उसमें उनकी नियुक्ति अभी कुछ ही दिन पहले हुई है। कई सारी छात्राओं के द्वारा शिक्षकों के द्वारा ये शिकायत उनको की गई है। उस संबंध में मैंने इसी ट्राइबल को जांच करने के लिए बोला है। जांच का जो भी रिपोर्ट होगा उसके अनुसार उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी या संबंध है उसके खिलाफ उसके बाद ही एक्शन लिया जाएगा। दूसरा जो बहिष्कृत बालिका का बोल रहे हैं, इसकी जानकारी आपके द्वारा दी गई। मैं कल से उस बालिका को पुनः विद्यालय में भर्ती करवा कर उसकी शिक्षा का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। वारासिवनी जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत पिपरिया में 24 अगस्त को शाम 6 बजे श्री कृष्ण की प्रतिमा विसर्जन के दौरान तालाब में डूबने से 2 युवक बीमार हो गए, जिनका सिविल अस्पताल में उपचार जारी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत पिपरिया के ग्रामीण जन गांव के तालाब में भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा का विसर्जन करने गए थे। तभी पिपरिया निवासी 38 वर्षीय दुर्गा प्रसाद पिता राम प्रसाद सोनवा ने भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति विसर्जन करने तालाब में गया, जो डूबने लगा। तभी विसर्जन करने आए ग्रामीणों में खड़े एक 16 वर्षीय बालक विकास पिता मनोज नेवारे ने दुर्गा प्रसाद को बचाने के लिए तालाब में उतर गया, लेकिन पानी में दम घुटने के कारण दुर्गा प्रसाद सोनवा ने विकास नेवारे को दबाने लगा, जिसे देख ग्राम के अन्य युवक भी तालाब में उतरे और दोनों को बाहर निकालकर तत्काल ग्राम की सूमो गाड़ी से दोनों युवकों को बेसुध स्थिति में शासकीय सिविल अस्पताल वारासिवनी लाया गया, जहां बीएमओ डॉक्टर रविंद्र ताथोड़ के द्वारा दोनों युवकों का उपचार किया गया, जिसमें दोनों युवकों की स्थिति नियंत्रण में है। ये कन्हैया विसर्जन के समय तालाब में डूब रहे थे, तो एक लड़का को बचाने गया 16 साल का 38 साल के व्यक्ति को। 38 साल का व्यक्ति था? हाँ। क्या नाम है उनका? दुर्गा प्रसाद सोनवानी। वो डूब गए थे? हाँ, वो डूब रहे थे, तो 16 साल का विकास नेवारे उनको बचाने के लिए था। तो फिर क्या हुआ? तो उसके दौरान जो बचाने के लिए गया वो यानी लागर हो चुके थे दुर्गा प्रसाद नेवारे, तो उसको भी डुबा के जा रहे थे। तो फिर गाँव के 2-4 लोग और डूबे, तो दोनों को सही सलामत लाए वापस। तो अभी यहाँ पे क्या स्थिति है इनकी? अभी यहाँ स्थिति तो ठीक है। ठीक है। हाँ। क्या कहते हैं डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब तो कहते हैं कि थोड़ा यानी रिलीफ है, अगर रिलीफ नहीं होता तो बालाघाट रिफर कर देंगे।
बाकी एक ठीक है 16 साल का। मध्य प्रदेश शासन राज्य शिक्षा विभाग द्वारा कबड्डी प्रतियोगिता करवाए जाने की खानापूर्ति की गई। इसमें अचानक पत्र आया कि वह कबड्डी प्रतियोगिता करवा लें। आनन फानन में आए आदेश को देखते हुए तहसील स्तर के खिलाड़ियों को कोई मौका ही नहीं दिया गया और जिला स्तर पर खानापूर्ति कर दी गई। जन्माष्टमी के दूसरे दिन अचानक ही शहर के वीरांगना स्कूल में जिला स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें 14, 17 और 19 वर्ष के बालक बालिकाओं का चयन संभाग स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए किया गया। बालिकाओं की संभाग स्तरीय प्रतियोगिता जबलपुर में और बालकों की संभाग स्तरीय प्रतियोगिता नरसिंहपुर में आयोजित की जाएगी, जो कि 26 और 27 अगस्त को होगी। अंदर आएगी ना, जब तक वो क्रॉस करती रहेगी ना, ऐसी करके ना पकड़ लेना उसके पहले। देख रहे जमुना, देख 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 पकड़ 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 पकड़। हाँ देख रही गंगा, सपोर्ट सपोर्ट। आज जिला स्तरीय 14, 17, 19 वर्ष कबड्डी की चयन प्रतियोगिता आयोजित हुई है। क्योंकि राज्य स्तर पर ही अचानक ये प्रोग्राम तय हुआ है, इसलिए हम विकासखंड और अन्य प्रतियोगिता नहीं कर रहे, सीधे डायरेक्ट जिला स्तर पर चयन प्रतियोगिता है, जिसमें 14, 17, 19 वर्ष बालक बालिका यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उनका चयन आज होने जा रहा है और इसमें चयनित बच्चे ही संभागीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। संभागीय प्रतियोगिता बालिकाओं की जबलपुर में 26 एवं 27 को है और बालकों की 28 एवं 29 को नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट में आयोजित की गई है। उसी उपलक्ष्य में हमारे विद्यालय को ये जिला स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता आयोजन का दायित्व दिया गया था, जो यहाँ अभी आयोजित है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा स्कूल के छात्रों के भौतिक विकास और उनके अंदर छुपे खिलाड़ी को पहचानने की योजना में कैसी औपचारिकता निभाई जाती है, वह कबड्डी प्रतियोगिता के चयन से ही समझ आ रही है, जिसमें ग्रामीण स्तर के खिलाड़ियों को चयन का मौका ही नहीं मिला। प्रतियोगिता का आयोजन ऐसे दिन करवा लिया गया जो दिन अधिकांश छात्र जन्माष्टमी का त्योहार होने की वजह से स्कूल ही नहीं पहुंचते। इससे इस बात का पता लगाया जा सकता है कि मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग ना तो पढ़ाई के मामले में अव्वल है, ना खेल के मामले में अव्वल है, केवल आदेश देने के मामले में अव्वल है, जिसका पालन बेचारे शिक्षकों और क्रीड़ा प्रभारियों को करना मजबूरी बन गया है। जिला मुख्यालय सहित पूरे जिले भर में 23 अगस्त को भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। 24 अगस्त को शहर में जगह जगह मटकी फोड़, दही हांडी का आयोजन किया गया, तो देर रात तक कृष्ण प्रतिमाओं के विसर्जन का सिलसिला नदी के घाटों पर चलता रहा। 24 अगस्त की सुबह से ही जिला मुख्यालय सहित पूरे जिले में जगह जगह दही हांडी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में गोविंदा की टोली भ्रमण करती और मटकी फोड़ने का प्रयास करती। इस दौरान उन पर पानी की बौछार की जाती और रंग गुलाल छोड़ा जाता। निश्चित ही पूरे जिले में कृष्णमय माहौल दिखाई दिया। मच गया शोर सारी नगरी रे, सारी नगरी रे, आया फिर रज का पाका संभाल तेरी गगरी रे, ओ आया फिर रज का पाका संभाल तेरी गगरी रे, अरे मच गया शोर सारी नगरी रे, सारी नगरी रे, आया फिर रज का पाका संभाल तेरी गगरी रे, ओ आया फिर रज का पाका संभाल तेरी गगरी
दोपहर से ही जिले भर के नदी, तालाबों और नहर में कृष्ण प्रतिमाओं का विसर्जन का सिलसिला शुरू हो गया, जो देर रात तक चलता रहा। इस दौरान पुलिस प्रशासन की टीम सभी जगह मुस्तैद नजर आई और लोगों से पानी के भीतर नहीं जाने की अपील करती रही। इस दौरान लगातार सतर्कता की वजह से लोग भी गहरे पानी के भीतर जाने से बचते रहे। छोटो छोटो सो किशन कन्हैया, प्यारो प्यारो सो बंसी बजैया। छोटो छोटो सो किशन कन्हैया, प्यारो प्यारो सो बंसी बजैया। ब्रिज धाम को वो धेनु चरैया, वो तो फन फन नाग नथैया। ब्रिज धाम को वो धेनु चरैया, वो तो फन फन नाग नथैया। है छोटो छोटो सो किशन कन्हैया, प्यारो प्यारो सो बंसी बजैया। छोटो छोटो सो किशन कन्हैया, प्यारो प्यारो सो बंसी बजैया। माखन चोरी करे जोरा जोरी करे, माखन चोरी करे जोरा जोरी करे। गोपियन की मटकी पुड़ैया, प्यारो प्यारो सो बंसी बजैया। गोपियन की मटकी पुड़ैया, प्यारो प्यारो सो बंसी बजैया। है छोटो छोटो सो किशन कन्हैया, प्यारो प्यारो सो बंसी बजैया। छोटो छोटो सो किशन कन्हैया, प्यारो प्यारो सो बंसी बजैया। छाई ब्रिज में उमंग खेले ग्वालों के संग, छाई ब्रिज में उमंग खेले ग्वालों के संग। राधा रानी संग रास रचैया, प्यारो प्यारो सो बंसी बजैया। राधा रानी संग रास रचैया, प्यारो प्यारो सो बंसी बजैया। छोटो छोटो सो किशन कन्हैया, प्यारो प्यारो सो बंसी बजैया। छोटो छोटो सो किशन कन्हैया, प्यारो प्यारो सो बंसी बजैया। हो माथे मुकुट साजे पग पैजन बाजे, माथे मुकुट साजे पग पैजन बाजे। हो मैया यशोदा जी लेवे बलैया, प्यारो प्यारो सो बंसी बजैया। मैया यशोदा जी लेवे बलैया, प्यारो प्यारो सो बंसी बजैया। छोटो छोटो सो किशन कन्हैया, प्यारो प्यारो सो बंसी बजैया। छोटो छोटो सो किशन कन्हैया, प्यारो प्यारो सो बंसी बजैया। कृष्ण बंसी बाजे राधा गोरी नाचे, कृष्ण बंसी बाजे राधा गोरी नाचे। वो तो मुरली पे मोहित करैया, प्यारो प्यारो सो बंसी बजैया। वो तो मुरली पे मोहित करैया, प्यारो प्यारो सो बंसी बजैया। छोटो छोटो सो किशन कन्हैया, प्यारो प्यारो सो बंसी बजैया। छोटो छोटो सो किशन कन्हैया, प्यारो प्यारो सो बंसी बजैया। हो इंद्र वर्षा करे कृष्ण रक्षा करे, इंद्र वर्षा करे कृष्ण रक्षा करे। वो तो खुद ही लीला रचैया, प्यारो प्यारो सो बंसी बजैया। वो तो खुद ही लीला रचैया, प्यारो प्यारो सो बंसी बजैया। छोटो छोटो सो किशन कन्हैया, प्यारो प्यारो सो बंसी बजैया। छोटो छोटो सो किशन कन्हैया, प्यारो प्यारो सो बंसी बजैया।
धाम को धेनु चरैया, वो तो फन फन नाग नथैया। ब्रिज धाम को वो धेनु चरैया, वो तो फन फन नाग नथैया। छोटो छोटो सो किशन कन्हैया, प्यारो प्यारो सो बंसी बजैया। छोटो छोटो सो किशन कन्हैया, प्यारो प्यारो सो बंसी बजैया। वारासिवनी के वार्ड नंबर 8 स्थित वार्ड वासियों के द्वारा शनिवार को एसडीएम संदीप सिंह को 5 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया था, जिस पर त्वरित कार्यवाही करते हुए एसडीएम वार्ड नंबर 8 चदौरी स्थित गौशाला पहुंचकर वार्ड वासियों के मांग अनुरूप गौशाला का निरीक्षण किया, जिसमें जारी निर्माण कार्य को रोककर गौशाला द्वारा जितनी भूमि में कब्जा किया गया है उक्त भूमि के दस्तावेज दिखाने के लिए निर्देशित किया गया है। साथ ही गौशाला का खराब पानी को तालाब में न छोड़कर अपनी व्यवस्था करने और मृत पशुओं के लिए अन्य सुनसान स्थान का चयन करने के लिए निर्देशित किया गया। तो जाता था ना, यहाँ से दूध जाता, गोबर जाता। सबसे ज़्यादा दिक्कत हमारे साथ ये आ रही है कि बारिश में तो जानवरों का जो बोल रहे हैं बदबू वाली बात, वो कई बार होती भी है, इसमें कोई दो मत नहीं है। पर अभी ये स्थिति हो रही है, कहीं पर भी कोई जानवर मरता है तो लोग ला के वहाँ पर फेंक देते हैं और बदनाम हमारी गौशाला हो जाती है। कई बार ऐसा हो चुका, कोई भैंसी ला के छोड़ के चले जाता है, कोई गैया ला के छोड़ के चले जाता है, और बात ये आती है कि गौशाला के जानवरों से बात चल रही है, जबकि मैंने जेसीबी से गड्ढे खुदवा के पूरे जानवरों को वहाँ गड़वाता हूँ, उसके ऊपर मिट्टी डलवाता हूँ। ठीक है, थोड़ी बहुत बात बदबू नहीं आती, मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूँ, आती है। पर सबसे बड़ी दिक्कत हमारे साथ ये है कि कहीं पर भी कुछ भी हो तो जानवर को ला के वहाँ फेंक देते हैं और चले जाते हैं, और बदनामी हमारे गौशाला की। आप बता रहे हैं कि ये ज्ञापन देने आए थे ग्रामीणवासी, काफ़ी ज़्यादा समस्या है इनके पास, और इन्होंने बताया कि गौशाला की वजह से समस्या हो रही है, जैसे कि जो गाय मर जाती हैं उनको ये पास में फेंक देते हैं, नदी में फेंक देते हैं, जिससे जो पानी है वो प्रदूषित हो रहा है। दूसरी चीज़, स्मेल काफ़ी ज़्यादा फैलती है, ग्रामीणों को उससे समस्या है। और जैसे इनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि उस जो मरे हुए जानवरों को कुत्ते वगैरह काटते खाते रहते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। जो आप बता रहे थे, आपके माध्यम से पता चला कि 2 बच्चों को भी काट दिया था, उनको बच्चों को डेथ हो गई। तो ये समस्या है। दूसरी चीज़ ये मैं देखने में आ रहा है कि जो बाउंड्री इन्होंने स्टार्ट की है बनाना, उसकी परमिशन इनके पास अभी है कि नहीं है, वो मैं जाँच के लिए दिख रहा हूँ अभी। और बाकी कुछ क्षेत्र ऐसा बताया जा रहा है कि इन्होंने अवैध निर्माण कर रखा है विदाउट परमिशन, और कुछ इन्होंने जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए हैं अलग अलग संस्थाओं के लिए, वो संस्थाएं सुचारू रूप से संचालित नहीं हैं, बंद हैं, लेकिन वो भी ये देखने में आया है कि उनके पास परमिशन है कि नहीं। ये सारी चीज़ें मैं अभी वारासिवनी सहित क्षेत्र में स्थित मंदिरों में 23 अगस्त को भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस पर्व पर मंदिरों को लाइटिंग सहित अन्य चीजों से सजाया गया और मंदिरों में स्थापित मूर्ति सभी भक्तों को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। रात 12 बजे भगवान का पालना झुलाया गया और इसके बाद महाआरती कर महाप्रसादी का वितरण किया गया। इसके बाद रात भर संगीतमय भजन कीर्तन हुए, जिसमें सभी भक्त भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में डूबे नजर आए। भक्तजनों ने अपने घरों में श्री कृष्ण भगवान को विराजित कर सारी रात श्री कृष्ण धुन में मगन रहे। साथ ही विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया, जिसके बाद 24 अगस्त को देर शाम से ही भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमाओं का विसर्जन करने का दौर नगर में बड़ी नहर, टोंडिया नाले और चंदन नदी के किनारे शुरू हो गया, जो देर रात तक जारी रहा। 23 अगस्त को भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति स्थापित करने वाले भक्तजनों ने 24 अगस्त को मूर्ति का विसर्जन बड़े ही धूमधाम से किया। नगर के वार्ड नंबर 3 एवं वार्ड नंबर 14 जैन मोहल्ला से गुजरी बड़ी नहर, वार्ड नंबर 12 स्थित चंदन नदी के तट में भगवान श्री कृष्ण को भक्तों द्वारा अपने अपने घरों से हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की के नारों के साथ झूमते गाते हुए लाया गया, जहां भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना कर आरती की गई और इसके बाद विसर्जन किया गया।
इस दौरान मूर्ति विसर्जन स्थल पर पुलिस अमला मुस्तैद रहा। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिला अस्पताल में लगी डायलिसिस मशीन कंपनी को 24 घंटे के अंदर मरम्मत के निर्देश, वरना होगी एफआईआर। औपचारिकता में सिमटी कबड्डी प्रतियोगिता, ग्रामीण स्तर के खिलाड़ियों को नहीं मिला चयन का मौका। जिला प्रशासन राजस्व बढ़ाने चलाएगा नजूल और डायवर्सन वसूली विशेष अभियान। पैंथर और चीतल शिकार के आरोप में 3 साल की कारावास। मोटरसाइकिल चोरी के आरोपी को 1 साल का कारावास। वारासिवनी जनपद पंचायत के रजगांव के 7 पंचों ने दिया इस्तीफा, पंचायत नहीं बनाने पर जताया विरोध। वारासिवनी के चंदेरी वार्ड के निवासियों की मांग पर एसडीएम ने किया तत्काल गौशाला का निरीक्षण, त्वरित कार्यवाही के दिए निर्देश। और जिले भर में धूमधाम से मनाई गई कृष्ण जन्माष्टमी, जगह जगह फोड़ी गई दही हांडी, देर रात तक होते रहा कृष्ण की प्रतिमा का विसर्जन। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए लॉग ऑन कीजिए www.balaghatexpress.in पर। तो आज बुलेटिन में बस इतना ही। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।